KU24 350 नंबर लिखा हुआ है। सभी की सभी पिन ने शोल्डरिंग कर दी है, जो हमारी पहले काटी गई थी किसी मैकेनिक के द्वारा। 5532 का जो आईसी है वो फटा हुआ था, हल्की सी थ्रेड थी उसके अंदर। तो अभी हमने इस वाले मॉड्यूल को बाहर निकाल लिया, जिसका MJ350 नंबर का जो ट्रांजिस्टर था वो टूट गया था, पहले ही टूटा हुआ था। जैसे हमने हाथ लगाया वो टूट गया। वो कहाँ से टूटा? वो इस वाले पॉइंट से टूटा जहाँ पे KU24 350 नंबर लिखा हुआ है, तो जहाँ से टूटा है। बाकी हम अगर फिजिकली देखें तो जहाँ पे इसकी जो दो रेजिस्टेंस भी हीट हुई है। बाकी आईसी का तो अभी पता नहीं कितनी शॉर्टिंग और मिलती है हमको, और पहले भी किसी ने इस पे ऊपर काम किया है। यहाँ के तो ट्रांजिस्टर इसके सभी के सभी हमको ओके नज़र आ रहे हैं। और दूसरी साइड के देखते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर की लेग काटी गई है पीसीबी से, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने ट्रांजिस्टर को चेक किया तो, पर ट्रांजिस्टर तो हमारे बिल्कुल ओके निकले हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड के सभी ट्रांजिस्टर चेक करवा देता हूँ। ये आगे वाला मॉसफेट लगा हुआ है, क्योंकि ये क्लास एच एम्पलीफायर है। तो मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड पे ऊपर ले लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, 1943 का जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके बेस के ऊपर हम ब्लैक प्रोब रखते हैं। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और सेंटर पे लगाते हैं इसके कलेक्टर पे। पॉइंट डायोड की रीडिंग मिल रही है, मीटर के ऊपर भी डायोड की रीडिंग मिल रही है। दोनों को आपस में चेक करते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं है। मीटर और कलेक्टर को ऐसे ही आगे, इसको आगे वाले को बेस से कलेक्टर, बेस से मीटर, और कलेक्टर टू मीटर कोई शॉर्टिंग नहीं है। बेस से मीटर, कलेक्टर, बेस से मीटर, ये कनेक्ट है, क्योंकि इसका 20 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू फीडबैक कनेक्ट होता है। तो अगर इन दोनों को चेक करें तो ये बिल्कुल ओके नज़र आ रहा है। लगे लुगे अगर लगे हुए चेक करना है तो आपको क्या करना है, अगर पीएनपी है तो आपको सेंटर में रेड वाली रख लेनी है। तो आपको दोनों तरफ डायोड की रीडिंग नजर आएगी। कलेक्टर के ऊपर आपको रेड प्रोब रख लेनी है अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अगर एनपीएन है तो आपको ब्लैक प्रोब रखनी है। पीएनपी का आपको पॉजिटिव प्रोब रख के दोनों साइड में लगे लगे ट्रांजिस्टर की आपको वैल्यू मिल जाएगी, दोनों तरफ डायोड की वैल्यू आ जाएगी। कलेक्टर के ऊपर आप रेड प्रोब रखोगे, बेस के ऊपर ब्लैक प्रोब रखोगे तो डायोड की वैल्यू मिलेगी, और ब्लैक प्रोब को मीटर के ऊपर रखोगे तब भी आपको डायोड की वैल्यू मिलेगी। बस आपको मीटर और कलेक्टर मीटर की शॉर्टिंग आपस में चेक कर लेनी है। इसको भी ऐसे ही चेक करते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसके कनेक्ट है, दोनों तरफ डायोड की वैल्यू, और इन दोनों की आपस में कोई शॉर्टिंग नहीं है। ऐसे इसके आगे वाली, इसकी तो लेग काटी गई है, इसको तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ये भी ओके है हमारा, इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। ये कोई बढ़िया वाला मैकेनिक था, कोई हाई क्लास, हाई ग्रेड जिसको बोलते हैं, वो वाला मैकेनिक था जिसके हाथ लगे हुए, उसी की वजह से ये ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफायर का मॉड्यूल है ख़राब हुआ है। यहाँ पे भी हमको कोई शॉर्टिंग नहीं है। दूसरी तरफ भी चेक कर लेते हैं। दूसरी तरफ को हम ब्लैक प्रोब रखेंगे, क्योंकि 5200 ट्रांजिस्टर है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसके आगे वाले भी हमको कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिली, तो इसका मतलब हमारे ट्रांजिस्टर ओके हैं। तो करते हैं, जिन जिन कंपोनेंटों को चेंज करना है पहले इसके अच्छे से सफाई करने के बाद इसको रिपेयरिंग करते हैं, फिर बताते हैं आपको और क्या क्या फॉल्ट मिलता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होएगी, पर आप देखना जरूर। तो अभी हमने इस वाले मॉड्यूल को रिपेयरिंग कर लिया। अभी आप देख सकते हैं, इसकी हमने सभी की सभी पिन शोल्डरिंग कर दी है, जो हमारी पहले काटी गई थी किसी मैकेनिक के द्वारा। तो यहाँ पे जो 350 नंबर का ट्रांजिस्टर था MJW350, वो भी नया लगा दिया है। और साथ में जहाँ पे 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस थी, 2 जली हुई, वो भी हमने नई लगा दी। फ्यूज हमने 15 एम्पीयर की रेटिंग के दोनों नए लगा दिए हैं। और जहाँ पे 4.7K की रेजिस्टेंस थी, वो भी हमने नई लगा दी है। तो बाकी इसमें और भी शॉर्टिंग वगैरह चेक कर ली, और कुछ भी फॉल्ट हमको नहीं मिला इसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर। तो ये वाला मॉड्यूल अभी हमारा जो प्रॉपर ओके हो चुका है हमारी तरफ से। तो अभी क्या करते हैं, इसको एम्पलीफायर के अंदर इंस्टॉल करके चेक करते हैं भी कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही।
तो टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया, अभी इसका जो चैनल बी का मॉड्यूल था जिसके 350 टूटा हुआ था और भी कंपोनेंट थे, वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया। तो जब हमने इसकी टेस्टिंग की तो यहाँ पे एक तो ड्राइव वोल्ट नहीं बन रहा था, दूसरे नंबर पे आवाज़ नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? जब हमने इसका दोबारा आईओ बोर्ड निकाला तो जहाँ पे जो इस चैनल का जो 5532 का जो आईसी है वो फटा हुआ था, हल्की सी थ्रेड थी उसके अंदर। तो उसको हमने अच्छे से जब डायग्नोस किया तो वो आईसी बिल्कुल ही ख़राब था, बस उसकी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही थी। अगर ड्रॉप होती तो अब हमको मालूम चलता, पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा था, वैसे आईसी ख़राब था, फटा हुआ था। पर दिखने में नहीं दिख रहा था, दूसरी साइड से ज़्यादा फटा था। तो जब हम निकालते वक्त टूट गया तो हमने क्या किया, अभी उसको नया डाल दिया। अभी नया डालने के बाद अभी हमने इसकी टेस्टिंग की तो ये बिल्कुल हमारा जो चैनल बी है वो ओके हो गया है। तो मैं एक बार आपको टेस्टिंग करवा देता हूँ। मैंने इसके जो पैरेलल में चैनल बी के अंदर सिग्नल दे दिया, आप देख सकते हैं चैनल बी। और जहाँ पे मैंने अभी इसको बाहर निकाल के रखा है, टेम्परेरी फैन इसका कोई वर्क नहीं कर रहा। और चैनल बी के अंदर ये आप देख सकते हैं चैनल बी, चैनल ए, नीचे वाली सॉकेट चैनल बी की है। इसके अंदर हमने स्पीकर कनेक्ट कर दिया अपना स्पीकर का। तो मैंने सीरीज का 100 वाट की सीरीज का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एम्पलीफायर होते हैं। और मेरे को एक और डाउट मिला है जो मेरे को नज़र आ रहा है अभी, शायद मेरे हिसाब से जो 2 कैपेसिटर जिसका सिर ऊपर को आया हुआ है, ये वाले हमको शायद चेंज करने पड़े। वो बाद में करते हैं, पहले दो मॉड्यूल को ओके कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा डाउट है। इनके नीचे से थोड़ी थोड़ी कल जब हम इसको सप्लाई दे रहे थे गैस निकल रही थी, तो वो बाद में देखते हैं। पहले इसको हम ऐसे टेस्ट करते हैं। तो ये चैनल बी अभी प्रोटेक्ट में है, तो जो प्रोटेक्ट चला गया इसका मतलब हमारा चैनल बी ओके हो गया। अभी इसको छोड़ते हैं वॉल्यूम। हाँ सिग्नल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ओके चल रहा है। मैं एक बार वॉल्यूम मैक्सिमम कर देता हूँ, ये आप देखना दोबारा। तो ये हमारा चैनल बी जो है सक्सेसफुली काम कर रहा है। और अभी हमने क्या किया, अभी चैनल ए का जो मॉड्यूल है वो उसको बाहर निकाल लिया है। चैनल ए के मॉड्यूल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको सीरीज को बंद कर देता हूँ। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस बाद में लगाई गई है, जीनर जो है ऊपर की तरफ करके लगाए गए हैं। इसको भी हम अच्छे से साफ करेंगे पहले, फिर इसकी रिपेयरिंग करते हैं। कौन कौन सा जीनर हमको ख़राब मिलता है, रेजिस्टेंस कुछ जली हुई है उसको भी अच्छे से लगाते हैं। बाकी मॉड्यूल भी सफाई करनी पड़ेगी, जहाँ पे रेजिस्टेंस जो फटी हुई है तो चेक करते हैं। बाकी और भी कहीं गंदगी है जो रिपेयरिंग करते टाइम किसी मैकेनिक ने की है, जिसके पास से ये हमारे पास एम्पलीफायर आया हुआ है। तो इसको भी अच्छे से साफ करने के बाद इसके सभी कंपोनेंट जो हमारे बाहर की तरफ निकाल के लगाए गए हैं, मॉड्यूल को ओपन करके अच्छे से लगाते हैं, अच्छे से इसकी शोल्डरिंग करते हैं, इसको भी रिपेयरिंग करके इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। फिर इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं। कैपेसिटर भी साथ में चेंज करेंगे जिसके ऊपर हमको डाउट नज़र आ रहा है, क्योंकि जब हम 100 वाट की सीरीज का दूध सप्लाई दे रहे थे, नीचे से बुलबुले निकल रहे थे जैसे कैपेसिटर में से गैस निकलती है। तो जो फटे हुए, जो फूले हुए कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर में दिक्कत आई है मेरे को, तो वो भी हम चेंज करेंगे। ऐसे जो फुली लोडेड एम्पलीफायर है उसको रिपेयरिंग करेंगे। एक और बात है इसके अंदर जो नोटिस करने वाली है, इसका जो मॉड्यूल है और इसका जो मॉड्यूल का 5532 आईसी जो ड्राइवर सेक्शन आधा इधर लगा हुआ है, आधा इसके अंदर है, आधा आईओ बोर्ड के अंदर है। तभी तो ये हमारे चल नहीं रहा था, ड्राइव वोल्ट की दिक्कत आ रही। तो हमने क्या किया, जब इसको अच्छे से चेक किया तो ये 5532 आईसी जो नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये इसका ड्राइवर के लिए है, ड्राइव वोल्ट के लिए। जो मॉड्यूल के अंदर 5532 आता है वो इसके अंदर लगाया गया है। आधा ड्राइवर सेक्शन इसके अंदर है, आधा मॉड्यूल के अंदर है, तभी ये हमको दिक्कत आई है। बाकी करते हैं इसकी दूसरे चैनल की भी रिपेयरिंग, फिर इसको फाइनल फैन के कनेक्टर भी कनेक्ट करके, क्योंकि फैन की जो सप्लाई है, रेगुलेटर जो हमने टिप 122 चेंज किया सप्लाई के अंदर, उसके थ्रू इसकी सप्लाई भी चलने लगी है। अब इसके आगे कनेक्टर कनेक्ट करके हम सप्लाई के अंदर ही फैन को कनेक्ट करेंगे। जैसे जैसे हीट होगा वैसे वैसे फैन की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो करते हैं रिपेयरिंग, फिर बताते हैं आपको। तो अभी हमने चैनल ए का भी मॉड्यूल रिपेयरिंग कर लिया। इसके अंदर क्या दिक्कत थी, ये जो रेजिस्टेंस थी, वैसे ऊपर से इसका मटेरियल जड़ा है पर इसकी वैल्यू सेम आ रही है, वैल्यू को कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में जहाँ पे 15 वोल्ट का जीनर था वो वाला शॉर्ट मिला हमको। और साथ में जहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस थी जो ओपन हुई थी वो हमने नई डाली है। तो 41-48 के जितने भी जीनर लगे थे वो सभी के सभी हमने चेंज कर दिए। और साथ में FR 107 नंबर के जो दोनों डायोड है वो भी हमने नए डाल दिए। और जो 5401 नंबर का जो ट्रांजिस्टर था वो मिसिंग था इसमें,
वो भी हमने नया डाल दिया। बाकी इसके अंदर कोई और शॉर्टिंग नहीं मिली हमको, और इसको अच्छे से हमने साफ़ करके प्रॉपर रिपेयर कर दिया और हीट सिंक के अंदर इंस्टॉल कर दिया, पेस्ट लगा के अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो अभी करते हैं इसको एम्पलीफायर के अंदर इंस्टॉल, चेकिंग करते हैं इस वाले मॉड्यूल को भी चलता है कि नहीं चलता, बताते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बीटा के सेट के अंदर ये वाला मॉड्यूल भी रिपेयरिंग करके इसके अंदर डाल दिया, इसको भी डाल दिया और इसको भी टाइट कर दिया आईओ बोर्ड को। और जो दो कैपेसिटर हमारे को फूले हुए नज़र आ रहे थे उसकी आपको कंडीशन दिखा देते हैं। नीचे से जो फटा हुआ है और दूसरा भी नीचे से फटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इन दोनों की कंडीशन। तो इसकी वजह से हमने इसको चेंज कर दिया। हमारे ये जो कैपेसिटर था हिल रहा है अंदर से, ये 12,000 माइक्रोफैरड 80 वोल्ट का था, तो हमारे पास 10,000 माइक्रोफैरड 80 वोल्ट और 15,000 माइक्रोफैरड 80 वोल्ट का था। अगर हम 15,000 माइक्रोफैरड का लगा रहे थे 80 वोल्ट का, तो कैपेसिटर की हाइट इतनी आ रही थी, वो कैबिनेट से बाहर जा रहा था। इसलिए हमको क्या करना पड़ा, 10,000 माइक्रोफैरड का दोनों कैपेसिटर को चेंज करना पड़ा। तो इन दोनों को भी हमने लगा दिया। और अभी हम अगर आपको पीछे से दिखाएं तो हमने चैनल 1 में सिग्नल इनपुट कर दिया पैरेलल, और जो स्पीकर है ना वो चैनल 1 में अभी कनेक्ट किया है। तो छोड़ते हैं आगे से वॉल्यूम इसकी, पहले ऑन करते हैं सेट को फिर दिखाते हैं। तो करते हैं इसको ऑन। तो सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो गया। अभी आप देख सकते हैं हमने पैरेलल मोड पे किया हो तो पैरेलल की लाइट आ रही है। दोनों चैनल अभी प्रोटेक्ट से निकल चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। तो छोड़ते हैं चैनल 1 का सिग्नल। तो चैनल 1 भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ऐसे स्पीकर निकाल के चैनल 2 में लगाते हैं। तो चैनल 2 भी हमारा वर्क कर रहा है। एम्पलीफायर को बंद कर देते हैं। तो इसके अंदर ये जो ग्लू हमने डाल दी है, ग्लू डालने से क्या हुआ, ये कैपेसिटर हमारे हिलने से टूटते नहीं नीचे से, ना ही ब्लास्ट होते जल्दी, क्योंकि अगर हिलते हैं डिशोल्डर होते हैं तभी हमारे ब्लास्ट होते हैं। और ये जो फ्यूज़ लगे हुए थे सभी के सभी हमने 15 एम्पीयर की रेटिंग के एम्पलीफायर के मॉड्यूल के अंदर भी, ये वाले भी। और ये वाले जो फ्यूज है वो हाई वोल्टेज के लिए है, प्लस की और माइनस की, और ये वाले लो वोल्टेज के लिए है। हर एक मॉड्यूल के अंदर अपना अपना लो वोल्टेज के लिए 2 फ्यूज लगे, एक प्लस का एक माइनस का, और ऐसे सप्लाई में हाई वोल्टेज के लिए लगे हुए हैं हर एक मॉड्यूल के लिए। तो ऐसे किया गया है। इस मॉड्यूल के अंदर आधा ड्राइवर सेक्शन इसके अंदर है, आधा मॉड्यूल के अंदर है। तो अभी ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। अगर आपको एम्पलीफायर के ऊपर प्रॉपर अच्छे से नॉलेज हो तभी आप रिपेयरिंग कर सकते हो। अगर आप मैकेनिक हो तो आपको पहले पूरे सर्किट को समझना पड़ेगा, समझोगे तभी आप जल्दी से जल्दी इसको रिपेयरिंग कर सकते हो। कई बार हमको भी टाइम लग जाता है, 1-2 दिन लग जाते हैं रिपेयरिंग करते टाइम, कई बार किसी काम में अटक जाते हैं, तो सभी के साथ होता है। तो पर ये वाला एम्पलीफायर जो था अभी सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। बाकी आपको इसकी हमने एक पार्ट पहले डाल दिया था, एक पार्ट अभी जो बना रहे हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसकी एम्पलीफायर के ऊपर, तो इसलिए हमने जो 2 पार्ट में वीडियो शूट किया। तो बाकी जो आपको वीडियो हमारी कैसी लगी एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। बाकी जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और फुल वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।